उम्मीद का चेहरा होता तो कैसा दिखता? जब मैं आया था तो मैं सोच रहा था कि वापस नहीं जाऊं। इतना बुरा लगा? हाँ, और मेरे परिवार ने भी यही सोचा था। दिस इज अ वॉर लाइक सिचुएशन फ्रॉम डे वन। हमने एक मिशन की तरह लिया है एंड दिस इज आवर वॉर फील्ड वेयर एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। हौसले का आकार होता तो कैसा होता? ये व्हाइट रेंजर, टीम रेंजर क्या है ये? आप इधर मुड़कर बता दीजिए, ये क्या है? मतलब ये जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे उनको सेफ रखने के लिए कि हम उनके लिए वॉरियर्स हैं। मुझे 1 सेकंड के लिए लगी जब मैं आईसीयू में अंदर गया, उसके बाद कसम से कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं डर रहा हूँ या मुझे कहीं अपनों के बीच में नहीं हूँ। कैसा आपकी सेवा? बहुत अच्छा, इसीलिए तो मैं हो गई ठीक। अगर नहीं करते ना होती ना ठीक में। हिम्मत की आवाज होती तो कैसी होती? आज जैसा कि आज 10 डिस्चार्जेस हुए हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। जब वो मुस्कुरा कर जाता है तो काफी बार तो बोलते हैं कि मुझे सेल्फी चाहिए आप लोगों के साथ, बाद में आकर मिलूंगा आपसे। नाउमीदी के अंधेरों से उम्मीद को खींच लाने वाले, दुख और दर्द से भिड़ने वाले, टूटती सांसों को संजोने वाले हिंदुस्तान के कर्मवीर। 23 लोगों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने हर तरीके मुझे योगदान। ये डॉक्टर तो दूर से दवाई दे रहे, मुझे देख रहे हैं, मेरे वाइटल्स देख रहे हैं, और जो आदमी मुझे आके वहां पर सब बाथरूम करा रहा है वो तो मेरे साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। डर से डरना नहीं है, डर का मुकाबला करना है। घबराहट के समय दूसरों को भी संभालना है। एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शायद अभी भी कोई मुकम्मल रूप से नहीं जानता, लेकिन उस बीमारी से लड़ना है ताकि हिंदुस्तान जीते। जब हम सैनिकों के बारे में बात करते हैं और उनकी मुश्किलों की बात करते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम बुलेट प्रूफ जैकेट में आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। आज समझ लीजिए परिस्थितियां वही हैं, क्योंकि यही है लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक और बीमारी को रोके, दूसरी ओर मरीजों की जान बचाए। किस तरीके से हमारे डॉक्टर्स ये कर रहे हैं। आज हम ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में मौजूद हैं और आपको इस अस्पताल और इन डॉक्टर्स की तैयारी के साथ दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या है कोरोना के हालात, पेश करेंगे इस पर श्वेत पत्र। कर्तव्य पुकारता है तो वर्दियों का रंग जो भी हो वो तिरंगे का विश्वास बन जाता है। सेवा के सिपाहियों ने संकल्पों की वर्दियां पहनी हैं। हमने भी आज उत्तरदायित्व की पीपीई किट को अपनी वर्दी बनाया है ताकि सबसे संवेदनशील, सबसे संक्रमित, सबसे संयम की जंगों पर जा सके और देश को बता सकें कि कैसे लड़ी जा रही है जिंदगी की जंग। अपने सबसे आखिरी पॉइंट पर कैसे जीत रहा है देश दर्द की सबसे बड़ी चुनौती से। मालूम है कि मुश्किलें रोज नया रंग बदल रही हैं। ये भी पता है कि संक्रमण हर रोज कोई न कोई रूप बदल रहा है। जानते हैं कि संक्रमण से लड़ाई के नियम भी रोज नई परिभाषा करते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास है कि जब पीपीई किट के अंदर पसीने से लथपथ कोई डॉक्टर दिन रात एक करता है तो वो जीत के रास्ते खोलता है। अच्छा लगता है यहाँ पे जब पेशेंट्स खुश होके स्माइल करके जाते हैं, ठीक होके जाते हैं, हमें आशीर्वाद देके जाते हैं, तो वही इंस्पिरेशन है हमारी। आज काफी लोग डिस्चार्ज हुए, इस बात की खुशी है। हाँ? जी मैम। ये भरोसा तब और मजबूत हो जाता है जब एक नौजवान संक्रमण के खौफ के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को वरीयता देता है। मन में कभी घबराहट भी आती है कि काफी मुश्किल काम कर रहे हैं? नहीं आती है। क्या लग रहा है इस समय कि आप लोग सेवा कर रहे हैं?
सेवा करें। महामारी उस पल जरूर और हार जाती है जब एक भी संक्रमित जिंदगी को चूमते हुए शुक्रिया कह उठता है। मेरी जर्नी राइट फ्रॉम आईसीयू से लेके यहाँ तक आई है, ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, द अटेंडेंट्स। हम आज आईसीयू की ठंडी जमीन पर खड़े होकर जिंदगी की गर्मजोशियों से भरी सबसे संघर्षशील तस्वीरें दिखाएंगे, वो जिद दिखाएंगे जीतने की जिसने संक्रमण की मायूसियों को पीछे धकेलना शुरू किया है। आज हम दिखाएंगे किस हिम्मत से मरीज लड़ रहे हैं संक्रमण से, कैसे पीपी किट्स में देवदूत बने हैं डॉक्टर्स, क्यों नर्सिंग स्टाफ को कहना चाहिए हमें शुक्रिया, कैसे दिन रात काम में लगे रहते हैं ये सफाई कर्मचारी भी। पीपी किट के अंदर से कैसे दिखती है संक्रमण की दुनिया, कैसे काम करते हैं दिन रात मेडिकल स्टाफ के लोग, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से देंगे। कोरोना वायरस अमीर गरीब में फर्क नहीं करता है। वो ये नहीं देखता है कि मैं जिसके घर में जा रहा हूं उसके पास वो संसाधन है कि नहीं कि वो लाखों की अस्पतालों की फीस दे दे। और ये हर बीमारी का भी हकीकत है, उसकी सच्चाई है। इसीलिए देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर मजबूत रहना है तो हमारी जो रीढ़ है यानी कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी परिस्थितियों को बेहतर रहना पड़ेगा कि जहां पर कोई भी व्यक्ति आकर सुनिश्चित इलाज पा सके। व्यवस्थाओं के साथ जब संकल्प और संकल्प के साथ जब जीवन का उद्देश्य सेवा भाव से जुड़ जाता है तब सरकारी अस्पताल भी ऐसे हो सकते हैं। सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के साथ ही बेहतर सुविधाओं की जो सोच आम जनमानस के मन में जुड़ी है वो ग्रेटर नोएडा के इस जिन सरकारी अस्पताल में आकर बदल सकती है। शर्त बस इतनी सी है कि जिंदगी सिर्फ एक केस न समझी जाए, इलाज करने की प्रक्रिया सिर्फ नौकरी का हिस्सा न हो। सरकारी अस्पताल सुनते हैं तो जनरली सबके मन में विश्वास पैदा नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसे पेशेंट से भी मिली जो यहाँ पर अभी प्राइवेट से इस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को। आपकी टीम ऑफ डॉक्टर्स में ऐसा क्या है, वो क्या स्पिरिट है जिससे आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई? हमारा विजन और मिशन ये है कि हम किसी तरह जो भी डाउन ट्रेडन हैं, पुअर पेशेंट्स हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं। दे आर द रियल नीडी पीपल हु नीड्स इट एंड देन वी आर डूइंग इट। डॉक्टर चाहे देश में कहीं पर भी हो, सबकी प्राथमिकता होती है जिंदगियों को बचाना। लेकिन एक अस्पताल की सफलता की कुंजी होता है उसका मैनेजमेंट। देखिए इस टीम की प्लानिंग किस तरह चलती है। ये पेशेंट का फ्लो, आपके डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ की एंट्री, ये सारी चीजें कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? हम अभी जिम्स में खड़े हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में। हम एक 100% डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास रेफर होकर आता है या घर से आता है या टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव होता है, 3 ही कंडीशंस है। जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास एक फ्लू ओपीडी है। फ्लू ओपीडी डेजिग्नेटेड एरिया है जो 24 घंटे फंक्शनल है, जहां हमारे पास डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं और टेस्टिंग की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल होती है। पेशेंट की नीड के हिसाब से उसकी सैचुरेशन क्या है, हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन इज इन बिटवीन 90 एंड 95, अगर वो लग रहा है कि 5 लीटर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर पे सस्टेन कर रहा है तो हमारे पास पूरा 4th फ्लोर है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट 5 लीटर से ज्यादा है तो 3rd फ्लोर पे रनिंग ऑक्सीजन सप्लाई है। 3rd फ्लोर पे मेरे पास 100 से ज्यादा बेड्स है जिसमें बेड साइड ऑक्सीजन है। ये एचडी और आईसीयू के अलावा है। और उसके बाद अगर पेशेंट कोई 3rd फ्लोर पे डिटोरिएट करता है, उसकी रिक्वायरमेंट 10 लीटर से ज्यादा बढ़ जाती है 15 लीटर से, तो उसे हम एचडीयू में या फिर आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। प्रबंधन के स्तर पर इस अस्पताल ने बहुत बारीकी से काम किया है और एक अनूठा प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। चाहे कोरोना की पहली वेव रही हो या फिर दूसरी लहर, मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित होता रहा। यहाँ पर सभी संक्रमित मेडिकल स्टाफ की अस्पताल में ही व्यवस्था की गई और उनके सामने एक विकल्प रखा गया कि अगर वो सही महसूस करें तो वो अस्पताल में राउंड्स भी ले सकते हैं, ड्यूटी भी निभा सकते हैं। आश्चर्य नहीं कि इनमें से अधिकतर ने यही चुना। हमारे खुद के हॉस्पिटल के सीएमएस एडमिट हो गए, उनके फादर एडमिट है, उनके मदर एडमिटेड है, उनकी फैमिली पॉजिटिव हो गई और
वो फिर भी पेशेंट देख रहे हैं। जब अभी कल ही निकल कर आए हैं, कल तक वो पेशेंट देख रहे थे वार्ड के अंदर, अब वो वार्ड के बाहर देख रहे हैं। इस अस्पताल के डायरेक्टर भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रहे। उन्होंने सेना के उसी अनुशासन में अपनी पूरी टीम को ढाला। देखिए, दिस इज अ वॉर लाइक सिचुएशन फ्रॉम डे वन। हमने एक मिशन की तरह लिया है, एंड दिस इज आवर वॉर फील्ड वेयर एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। सो एवरीबडी, आई थिंक वी आर टेकिंग ऑल टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजीज, मोटिवेशन। एक साल पहले हमारा इतना नॉलेज नहीं था, लोग डरे हुए थे। पहली वेव ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। पहली वेव में भी हम लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, खासतौर से ऑक्सीजन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने एक 10 बेड से अपना आइसोलेशन वार्ड शुरू किया है। उसको लेते लेते जैसे ज़रूरत पड़ी, सेकेंड वेव में हमने 450 बेड तक हमने इंक्रीज कर दिया है। तो हम लोग एक विजन है कि हमें आगे क्या करना है। अभी हम थर्ड वेव की तैयारी अभी शुरू कर दी है, जिसमें हम 100 बेड का PICU पीडियाट्रिक केयर वी आर ट्राइंग टू मेक इट। मास्क के पीछे से झांकती डॉक्टर्स की आंखों की चमक स्पष्ट कहती है, लहरें आती हैं तो आए, हम तैयार। तो माइंड सेट जो है ना, थर्ड लेयर को लेके ना, थर्ड लहर को लेके हो ही गया कि अपने दिमाग में रख रखा है कि नहीं अब ऐसा है, तो उस तरह से माइंड सेट रहे हम तो तैयार रहेंगे। ये तैयारियां बड़ी हैं तो इनके पीछे त्याग भी बड़ा है। मेरा होम 15 किलोमीटर दूर है एंड आई एम स्टेइंग हियर इन द GBU ओनली। तो हम नहीं जाती है? नहीं, मैं घर नहीं जाती। घर वालों को सुरक्षित रखना। हाँ जी, एक्चुअली मेरी जॉइंट फैमिली है, तो देयर आर 9 और 10 पीपल्स एट होम, तो उनको थोड़ा सेफ रखने के लिए आई एम स्टेइंग हियर ओनली इन GBU। पिछली बार मैं पॉजिटिव भी हो गई थी, तो मैं अभी थोड़ा दूर ही रहती हूँ घर से, तो घर नहीं जाती। कितने दिन हो गए दूर रहते? 2 और 3 months। संक्रमण के खिलाफ ये हिम्मतें बुलंद हैं, तो उनके पीछे व्यक्तिगत भावनाओं को पत्थर बना देने वाले हौसले भी बुलंद हैं। आपको कितने दिन हो गए ये पूरा, मतलब फर्स्ट वेव में भी आप यहीं पर थी? क्या ऐसे भी दिन आए थे जब घर नहीं जाना होता था, अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट करके अपनी ड्यूटी पर देना पड़ता था? तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम 3 ही लोग रहते हैं, तो घर जाना तो जरूरी होता था। बट हाँ, डेफिनेटली मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा रही थी, क्योंकि दोनों ही ओल्ड एज हैं और साथ में दोनों को ही कोमॉर्बिडिटीज भी हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखती थी कि मैं उनसे मिलने ना जाऊं, और अपनी विजिट्स जो हैं वो बहुत ही मिनिमम रखती थी कि मैं महीने में या 2 महीने में एक बार जाऊं। लेकिन हाँ, मन में कंटिन्यूसली एक डर बना रहता था कि अगर मैं उस टाइम पे इन्फेक्टिव हूं और वो मैं अपने पेरेंट्स को ना दे के आऊं। हम एक सरकारी अस्पताल की धुरी पर पूरे देश की घूमती सरकारी व्यवस्थाओं का आकलन कर सकते हैं। 741 जिलों वाले भारत में 2020 तक 25,778 सरकारी अस्पताल थे, जिनमें 7,13,986 बेड, 35,700 ICU और 17,850 वेंटिलेटर की संख्या रिपोर्ट की गई थी। सरकारी बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के बजट की अनदेखी आजादी के समय से रही। अब जब आपात स्थिति आई है, तो ये भी देखना पड़ रहा है कि कितने मरीज पर कितने डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान में। पहले दुनिया के बाकी देशों के बारे में भी आपको बताते हैं। जर्मनी में कुल 3,51,195 डॉक्टर हैं। हर 10,000 की आबादी पर वहां 42 डॉक्टर मौजूद हैं। यूनाइटेड किंगडम में 1,85,692 डॉक्टर हैं, यानी 10,000 लोगों पर 28 डॉक्टर काम कर रहे हैं। अमेरिका में 10,22,006 डॉक्टर हैं। हर 10,000 लोगों पर 26 डॉक्टर हैं। चीन में कुल 36,10,000 डॉक्टर हैं, यानी 10,000 लोगों पर 20 डॉक्टर। भारत में 12,89,337 डॉक्टर हैं। 10,000 लोगों पर केवल 9 डॉक्टर, यानी करीब 1,111 लोगों पर 1 डॉक्टर। भारत में 23 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 के बीच जिस रफ्तार से केस सामने आए, वो समय स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से वाकई चिंतन और मंथन का रहा। दिल्ली में 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक हफ्ते में औसतन रोज 24,093 केस आ रहे थे, जिसको देखने के लिए एक डॉक्टर के पास 2,208 मरीज थे।
महाराष्ट्र में डेली एवरेज 62,970 था, तब एक डॉक्टर पर 16,996 मरीज थे। कर्नाटक में हर दिन 35,454 मामले थे, वहां एक डॉक्टर पर 13,556 मरीज थे। केरल में डेली एवरेज 31,526 था और एक डॉक्टर पर 6,810 मरीज। उत्तर प्रदेश में 34,136 केस, एक डॉक्टर पर 19,962 मरीज। यहाँ पर 1 घंटे हुए हैं लगभग अभी तक इस पीपीई किट को पहने हुए, और बिल्कुल पसीने पसीने में हम हैं। लग रहा है कब हटा दें। आप लोगों की शिफ्ट कितनी लंबी चलती है? डे शिफ्ट 7 आवर्स की चलती है, नाइट शिफ्ट 13 आवर्स चलती है। नाइट शिफ्ट 13 आवर्स की चलती है। और आप लोग ये पहन के आपको रहना है पूरे टाइम? 20, हाँ जी, पूरे टाइम ऑन ड्यूटी यहीं पे रहना है, अंदर ही, बाहर नहीं जा सकते। मुश्किल भी होती होगी पूरे? बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है इसके साथ। लेकिन उसके बावजूद आप लोग ये ड्यूटी महीनों से कर रहे हैं, लगभग तो अब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गए। लेकिन समझ लीजिए कि इसमें अपनी वर्दी में, इस वर्दी में, सफेद वर्दी में जो देवदूत हैं हमारे, जिनकी वजह से मरीज जो बहुत सीरियस पोजीशन में भी पहुंचते हैं, उनको उम्मीद बनती है और वो ठीक होकर जब घर जाते हैं तो इन्हीं डॉक्टरों के आगे नतमस्तक होकर जाते हैं। ये साधना है, तपस्या है, जिंदगी के रक्षक होने का एहसास है। समझना है तो इस बात से समझिए कि नर्सिंग स्टाफ में पति कोविड से संक्रमित हो जाता है, पत्नी तब भी मुस्कुराती है क्योंकि वो जानती है कि सेवा की जो शपथ उन्होंने ली थी उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप लोग पॉजिटिव हुए थे यहाँ पर, कब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है? मेरी 10 अगस्त को आई थी नेगेटिव रिपोर्ट। पिछले साल आप पॉजिटिव हुए? और आप? मैं अभी जस्ट हुआ था 19 अप्रैल। अच्छा, तो उस समय क्या आप घर पे रेस्ट कर रहे थे या? नहीं, मैं 3 डे यहाँ पे रहा था, उसके बाद मैं होम आइसोलेशन चला गया था। मेरी कंडीशन सीरियस होने के बाद मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया था। जो यहाँ पे आप लोग करते हैं, क्योंकि ये भी पता है कि एक बार पॉजिटिव हो गए उसके बाद दोबारा भी हो सकते हैं, तो डर लगता है या लगता है कि ड्यूटी? यदि अगर हम लोग को डर लगेगा तो फिर हमारे पेशेंटों का क्या होगा मैम? यही सोच रखते हैं। बिल्कुल। चारों ओर संक्रमण, मौत की खबरें, ऐसे में इस जुनून को कोई सलाम न करे तो क्या करे? हम पीपीई किट के अंदर से वो महसूस कर रहे थे जो बीते 1.25 साल से इन सबकी जिंदगियों का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। हमारे मन में एक भाव था इन कर्मनिष्ठों के प्रति कृतज्ञता का। फिर जो ठीक होकर घरों को लौट रहे हो, उनके दिल की खुशी को शब्द कैसे बांध सकते? देखिए, अब जो कोरोना की दूसरी वेव में जो स्थिति हमारे सामने आई है, उसमें कम से कम जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए जा रहे हैं। आपको भी अब डिस्चार्ज किया गया? हाँ जी, मुझे आज अभी डिस्चार्ज करा गया है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीरज रुस्तगी है। कितने दिन रहे यहाँ पर? मैं यहाँ 20 दिन रहा हूँ। हाँ। और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ। बहुत अच्छी सेवा हुई, पुनर्जन्म हुआ। सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद, बहुत बहुत। अभी आपको डॉक्टर्स को देखकर वाकई मैं अभी सुन भी रही थी आपकी सारी बातें। इतना समय जो 20 दिन कम दिन नहीं होता है, और उसमें आपको मन में क्या मायूसी थी जब आए थे? आज किस हालात में और किस भाव को लेके मन में जा रहे? मुझे 1 सेकंड के लिए लगी जब मैं आईसीयू में अंदर गया। उसके बाद कसम से कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं डर रहा हूँ या मुझे कहीं अपनों के बीच में नहीं हूँ। मेरे को 1 सेकंड के लिए महसूस नहीं हुआ। उसी मोराल ने मेरे को अच्छा किया और सारी सेवाएं डॉक्टर्स ने की, स्टाफ ने करी, चाहे वो सैनिटाइजेशन वाले हों, भोजन देने वाले हों। बहुत बढ़िया। घर वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी। बात जिंदगी की जीतने की शुरू हुई है तो पंजाब एंड सिंध बैंक के चेयरमैन चरण सिंह से भी मिल लीजिए, क्योंकि वो इस पल सबसे मिलना चाहते हैं। वो मेडिकल स्टाफ के साथ ज्यादा से ज्यादा सेल्फी ले रहे हैं ताकि जिंदगी भर के लिए एक खुशनुमा याद उनके साथ रहे। बात करते हैं तो आंखें और दिल दोनों भर आता है। उन्होंने वो लड़ाई जीती है डॉक्टर्स के दम पर, जिसे वो मन से हार चुके थे। जब मैं आया था तो मैं सोच रहा था कि वापस नहीं जाऊं। इतना बुरा? हाँ, और मेरे परिवार ने भी यही सोचा था कि वापस नहीं आएंगे।
पर इधर ये डॉक्टर लोगों ने जिस तरीके मुझे संभाला, और जैसे ही मैं इमरजेंसी में आया तो सारा चीज़ बदल गया। मैं 82 पे था और सांस नहीं ले पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। पर जब इन्होंने मुझे, वहाँ के स्टाफ ने संभाला तो 97 में ले आए विद इन अबाउट 10 मिनट्स। अच्छा, आई कुड ब्रीथ। जैसे ही ब्रीथ करना शुरू किया, आई फेल्ट आई विल सर्वाइव। बट व्हेन दे ब्रॉट मी टू द वार्ड, I thought I'll not survive. But then they took over, the doctors came, and once I started seeing that the doctors are here and they're taking care of me, then I started picking up confidence. काश ये विश्वास हर टूटती सांस को मिल जाता। काश समूचे देश में और भी जानें बच पाई होती। डॉक्टर्स तो यही चाहते हैं कि कोई मरीज जिंदगी की जंग हारे नहीं। काश ये यकीन सबके दिलों में बन पाए। पूछ के देखिए उस संक्रमित से जिसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। मौत के रास्ते पर जाती जिंदगी क्या मोड़ लेगी आगे। लेकिन अब जब जीवन सुरक्षित है तो गला भरा। आप जब आई थी मैम, तो उस समय आपकी हालत बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल थी, बिल्कुल बेकार थी मैं। आपको जब बोला गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, उस समय डर लगा था? डर बहुत तेज, यहाँ पे मेरी बहुत घबराहट थी। डॉक्टर कैसा आपकी सेवा की? बहुत अच्छा, इसीलिए तो मैं हो गई ठीक। अगर नहीं करते ना होती ना ठीक, ना होती नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक। मुझे उम्मीद थी इन लोगों ने मेरा कराया है कुछ। ममता सोलंकी जैसी कहानियां जितनी अधिक सुनाई देंगी, मुल्क के माथे पर तरक्की का निशान और गाढ़ा होगा। जब ऐसे कोई मौत को मात देकर जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो दिल शुक्रिया कह उठता है उन देवदूतों के लिए जो इस बोझिलपन में भी एक सिरा खुशियों का कभी ढीला नहीं होने देते। कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हॉस्पिटल का, जहां पर ये जो बायो हैजार्डस वेस्ट होता है, जिसके साथ बहुत सारे खतरे जुड़े रहते हैं। लेकिन ये जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, आपका नाम क्या हुआ ये पहले बताइए। उमेश। उमेश जी, उमेश कैमरे की तरफ घूम जाइए। ये आप लोग जिस तरीके से डेडिकेशन से अपना पूरा समूचा वो देकर आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मन में कभी घबराहट भी आती है कि काफी मुश्किल काम कर रहे हैं? नहीं आती है। क्या लग रहा है इस समय कि आप लोग सेवा कर रहे हैं? सेवा कर रहे। पिछले साल से अभी तक कर रहे हैं आप ये? हाँ जी। कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 ही साल के आप। और यहाँ पर जो आप काम करते हैं, घर वालों को चिंता होती है? नहीं जी। नहीं होती है चिंता? होती है। होती है चिंता, लेकिन नाज भी होता होगा कि उनका बेटा, देखिए उमेश ये हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादनगर के रहने वाले हैं। और यहाँ पर इन्हीं सब की मेहनत की वजह से जो पेशेंट्स हैं, जो कोरोना जैसी बीमारी है, उसमें सब उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, तो योगदान सबका होता है। निडर, निर्भीक, निश्चल होकर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाना। मुश्किल आए तो क्या, जीतना है तो भिड़ना है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग स्टडीज हुई हैं। शुरुआत में ऐसा था कि वो सरफेस से, सतह से किसी आप संक्रमण को कैच कर सकते हैं, लेकिन अब इस बात की पुष्टि है कि ये हवा के जरिए भी इस संक्रमण को इंसानी शरीर में पहुंच सकता है। ये 10 मीटर के दायरे में अगर आप एक मरीज से रहते हैं तो ये संक्रमण लगने का खतरा होता है। ये हम आईसीयू में इस समय मौजूद हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में, जहां पर सबसे क्रिटिकल मरीज रहते हैं और वायरल लोड यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पर भी अगर डॉक्टर और अटेंडेंट्स जो हैं, जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है, वो अगर यहाँ पर आकर पूरी उनकी सांसों की समीक्षा कर रहा है, देख रहा है कि किसे क्या दिक्कत है, तो ये डॉक्टरों का और उस मेडिकल स्टाफ का समर्पण ही है। एक रिसर्च के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 इन्फेक्शन का 7 गुना ज्यादा खतरा होता है।
क्योंकि वो दिन रात उन मरीजों की तीमारदारी में लगे रहते हैं जिनमें संक्रमण बेहद गंभीर है और वायरल लोड बहुत ज्यादा है। उस पर भी आईसीयू जैसी जगह पर खतरा और अधिक रहता है। आईसीयू में हम देख रहे हैं जो पेशेंट जो क्रिटिकली बहुत ज्यादा इल होते हैं, हमको आईसीयू में लेके आते हैं बिकॉज ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में होता क्या है कि यहाँ पे जितने सारे पेशेंट्स आप देख रहे हैं वो बिल्कुल थोड़े क्रिटिकल रहे अपने टाइम पे। ऐसे में जब हम कल्मिनेशन देखते हैं कुछ पेशेंट्स का, तो वायरल लोड और इन्फेक्शन होने के चांस आईसीयू में होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वार्ड, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जो आप लोगों के ऊपर भी उतना ही बड़ा खतरा है। एग्जैक्टली मैम, इसलिए हम भी वही सोच के चलते हैं कि खतरा तो दोनों हर जगह ही है, लेकिन आईसीयू में थोड़ा रिलेटिव ज्यादा खतरा होता है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो अपनों का साथ ढूंढता है, लेकिन कोरोना ऐसी बीमारी है जहां अपने साथ नहीं रह सकते। तब ये मेडिकल स्टाफ ही रिश्ते निभाते हैं, चाहे उसके लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों न डालना। आईएमए ने दूसरी लहर में कोरोना के कारण हुई डॉक्टरों की मृत्यु पर आंकड़े जारी किए। दूसरी लहर में देश में अब तक 420 डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है। सलाम है ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को जो ऐसे खतरों के बावजूद सेवा में जुटे रहते हैं। कोविड-19 को लेकर शोध की कमी के कारण भी खतरा रहता है, क्योंकि पिछले साल तक जिस संक्रमण को सतह से फैलने वाला बताया गया, बस चंद हफ्तों पहले WHO ने यह स्वीकारा कि यह हवा से भी फैलता है। ऐसे आईसीयू में जहां वायरल लोड ज्यादा है, वहां हवा में ये वायरस तैरता रहता है और पीपीई किट के बावजूद खतरा बना रहता है। लेकिन अपने प्रशिक्षण और पढ़ाई के दौरान जो शपथ ये उठाते हैं, शायद वो हर खतरे से बड़ी है। देखिए, हौसला बढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं। यहाँ पर लगातार घंटों स्टाफ को रहना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी ऐसी चीजें भी हम देखते हैं। ये व्हाइट रेंजर, टीम रेंजर क्या है ये? आप इधर मुड़कर बता दीजिए, ये क्या है? मतलब ये जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे उनको सेफ रखने के लिए कि हम उनके लिए वॉरियर्स हैं। ये किसने बना दिया आपके? ये मेरे फ्रेंड ने। किसने बनाया? किसने लिखा था ये? आपने लिखा था? क्यों? वो स्माइली भी देख रही हूँ मैं, उसको देख के सब इंस्पायर। व्हाइट रेंजर एक कार्टून आता था बच्चों का, वो सब फनी टाइम थोड़ा सा, ताकि पढ़ने में उन्हें अच्छा लगे और थोड़ा हंसी आए उन्हें। आप लोग अपनी स्पिरिट्स को ऐसे हाई कैसे रखते हैं? सारे लोग कैसे रखते हैं? मैं देख रही हूँ सब आंखें मुस्कुरा रही हैं सबकी। अच्छा लगता है यहाँ पे जब पेशेंट्स खुश होके स्माइल करके जाता है, ठीक होके जाता है, हमें आशीर्वाद दे के जाता है, तो वही इंस्पिरेशन है हमारी। आज काफी लोग डिस्चार्ज हुए, इस बात की खुशी है। जी मैम, इस बात की खुशी आप लोगों को हो रही है? बहुत लोग डिस्चार्ज होते हैं। हाँ जी मैम, वो डिस्चार्ज होते हैं और हमें धन्यवाद कह के जाते हैं, थैंक्स कह के जाते हैं, बहुत सारी दुआ दे के जाते हैं। और जो वो दुआ देते हैं तो जो स्माइल करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मतलब उस रिस्क से भी ज्यादा उस खतरे से भी ज्यादा जो आप लोग मोल ले रहे हैं यहाँ पर, उतनी ज्यादा खुशी है। यस मैम, एग्जैक्टली। क्योंकि वो जो ब्लेसिंग जो होती है ना, वो हर चीज से ज्यादा ऊपर बड़ी होती है। तो इसलिए हम लोग वर्क भी करते हैं तो हम अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ इन ऑल स्टाफ। तो ब्लेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट कीप्स हैप्पीनेस। डेढ़ साल से जिंदगी ऐसे पीपीई के भीतर ही गुजर रही है। खून और पसीना एक हो चुका है, पर मास्क के पीछे मुस्कान आंखों तक अब भी पहुंच रही है। यह हौसले की ही जीत है। खुद की सांसों से बेपरवाह किसी और की सांसें लौट आए तो सब चलता है। तकलीफों के बीच एक कोना हमेशा बचा कर रखा है उत्सव का, ताकि कोई जब घर लौटे या किसी के चेहरे पर घर लौटने की खुशी चमके तो उसके साथ वो उत्सव बांट लिया जाए। ये मेलविन अस्पताल में जब से आए थे तब से वेंटिलेटर पर थे। आज ही नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुए। उनसे ज्यादा राहत डॉक्टर महसूस कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी जीत है। मतलब ऑलमोस्ट वेंटिलेटर से निकलकर आप 29 साल की उम्र में आए हैं, तो दैट इज हाउ वी से कि आप ना मौत को मात देकर आए हैं। नहीं तो ये इतना पॉपुलर पेशेंट क्यों है कि मैं हर जगह से मेलविन सुन रही थी? नहीं, इसलिए होता है मैम। देखिए, जब ना हर जिंदगी बचाने की कोशिश होती है, लेकिन जब कोई यंग लड़का हो तो उसमें हमेशा होता है कि ना एफर्ट तो उतने ही रहते हैं। लेकिन जब आपको मालूम हो कि हमने कहा ना, हर डॉक्टर हमारे पेशेंट से बड़ा कनेक्टेड है। मेलविन जब आया था तभी लोग जान रहे थे ठीक है मेलविन है। जब वेंटी पे गया तो जो पेशेंट फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारा भी डिस्कशन हो रहा होता है, यार ये पेशेंट चला गया वेंटी पे। अब ये इंतजार था कि ये वेंटी से निकला नहीं निकला। जब ये वापस आके वेंटी पे आके हमारे फ्लोर पे वापस आ गया
तो वो होता है कि नहीं, मतलब हर कोई वो करता है कि हमारा पेशेंट ठीक हो गया आ गया। आपको पता है बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, सारे डॉक्टर्स नाम ले लेते हैं। सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ सारे आते हैं, लाइक रेगुलरली मॉनिटर करते हैं एंड दे कीप मोटिवेटिंग मी। मेलविन जल्द ही अपने परिवार के बीच होंगे, लेकिन तब तक यही डॉक्टर्स आईसीयू के ठंडे सन्नाटों के बीच कुछ और जिंदगियों को संक्रमण से मुक्त करा चुके होंगे। दूसरी लहर ने सोचने का समय नहीं दिया था। कुछ ऐसे हुआ जैसे संक्रमण के तटबंध टूट गए हों और जिंदगियां उसमें तेजी से बहने लगी हों। जीवन मौत के बीच मिटते फासले को देखकर कौन नहीं घबराता, लेकिन नहीं घबराए तो ऐसे डॉक्टर्स। याद कीजिए डॉक्टर के अग्रवाल को। कुछ समय पहले कोविड संक्रमण के कारण दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जाते जाते भी ये संदेश देते गए। पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। आई ऑलवेज से द शो मस्ट गो ऑन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। कन्वर्ट योर ओपीडी इनटू अ जुगाड़ू ओपीडी एंड लोगों को ठीक करो। हम सब अपने अनुभव से अपनी राय बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जरूरत पड़ने पर ऐसे ही डॉक्टर्स से रूबरू हों जो सेवा को परम कर्तव्य मानते हैं। बहरहाल हम सब तो एक लहर के शांत होने के बाद कुछ दिन शांति से जीवन जीने की सोच रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने तैयारी शुरू की है तीसरी लहर की। इस लहर में संक्रमण का सबसे अधिक खतरा बच्चों के लिए बताया गया है, लिहाजा इस स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर खास सतर्क हैं। बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं अब लोगों को हो रही हैं। क्या यहाँ पर बच्चे भी पेशेंट के तौर पर आ रहे हैं? हाँ, बच्चे आते हैं, लेकिन अभी तक बच्चों में हमारे पास जो देखा गया है कि सिम्टम जो है या तो एसिम्टोमेटिक है ज्यादातर या फिर माइल्ड है ज्यादातर। तो अभी सीवियर थर्ड लहर को लेकर जब एक प्रोजेक्शन है तो आप लोग उसकी तैयारी पहले से रख रहे हैं? जी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम अपना जो है पूरा वार्ड का भी अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने वेंटिलेटर्स के लिए उनको रखा हुआ है। जैसे अभी हम बिल्कुल तैयार हैं और जैसे अगर हमें लगेगा कि कुछ भी जरूरत है थर्ड वेव के हिसाब से, हम उसका पूरा मैनेज करेंगे। संक्रमण को लेकर मिनट मिनट की खबर है और पल पल की तैयारी। ब्लैक फंगस एक समस्या बनकर सामने आने लगा है। कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है। कोविड-19 से लड़ाई के साथ साथ इससे भी लड़ना है। एक तो हम स्टेरॉइड की जो हमारी डोजेज हैं वो बहुत ही मिनिमल रखते हैं। दूसरा ये है कि हम अननेसेसरी स्टेरॉइड्स का यूज नहीं करते हैं। जब हमें लगता है कि पेशेंट को एक्चुअल में जरूरत है स्टेरॉइड की, हम तभी देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 2 पेशेंट एडमिट भी हैं। इसकी दवाई भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। इसका अलग से हमने एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया है। हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है, हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड ब्लैक फंगस इज कंपैरेटिवली लेस इन्फेक्टिव। सो हमने अपने जो स्टाफ में एक थोड़ा ट्रेनिंग देके उनको भी मोटिवेट किया है कि ब्लैक फंगस इज नॉट समथिंग वी शुड वरी अबाउट, एंड इसको हेड ऑन लो और इसको जितने भी मरीज आते हैं उनको ट्रीटमेंट करके उनको ठीक करके आप भेजिए। तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, चंडीगढ़ में महामारी घोषित कर दिया गया है। देश में शनिवार तक 8,848 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 2,281 मामले गुजरात में दर्ज हुए, जबकि लगभग 200 मरीज जान गंवा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर हालात बिगड़े तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा। जिंदगी के लिए ये सबसे कड़े इम्तिहान का समय है। बीमारी ऐसी है जिसकी मुकम्मल दवाई नहीं है, बस इलाज का प्रोटोकॉल है। वो भी रोज रोज बदलता रहता है। ऐसे में एक डॉक्टर का संयम और मेडिकल स्टाफ की लगन से ही उपचार होता है। ये भी दिन रात अपने अनुभव से ही सीखते हैं और मेहनत से मरीजों को स्वस्थ करते हैं। आज जैसा कि आज 10 डिस्चार्जेस हुए हैं, सो बहुत ही खुशी की बात है कि वो लोग बहुत तसल्ली पूर्वक एंड बहुत ही खुश होके जा रहे हैं घर। काफी टाइम से कुछ पेशेंट्स थे, सो आज वो डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। सो उनके मन में एक अलग खुशी है कि हम जा रहे हैं, वो भी ठीक होकर जा रहे हैं, नेगेटिव होकर जा रहे हैं मेनली, क्योंकि कुछ पेशेंट्स हम होम आइसोलेशन में भेजते हैं, बट आज काफी नेगेटिव आए हैं एंड सबसे अच्छी बात है कि 10 लोग जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी। जब वो मुस्कुरा कर जाता है तो काफी बार तो बोलते हैं कि मुझे सेल्फी चाहिए आप लोगों के साथ,
तो मुझे आप लिख कर दीजिए, आपसे बाद में आकर मिलूंगा आपसे मैं वो। तो काफ़ी खुशी अंदर से तो बहुत खुशी होती है, जब कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खासकर जो कि सिक पेशेंट हैं, जो कि आईसीयू से होकर आते हैं, जो कि मशीन पे गए हुए हैं, मशीन मतलब वेंटिलेटर्स वगैरह पे भी गए हैं, उसके बाद ठीक होने के बाद जो घर जा रहा है, उसको घर भेजने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ समूचा देश ये जंग लड़ रहा है, कुछ हिस्सा उसमें पेशेंट्स के हौसले का भी होता है और बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इन स्वास्थ्य कर्मियों का होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए श्वेत पत्र। ये कर्म योद्धा है जो लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे कठिन जंग। देश के हर एक इलाके में एक मोर्चा है और इसी तरीके से कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बहुत कठिन है, लेकिन इनका हौसला बताता है कि कामयाब होंगे हम। कोई कसर नहीं छोड़नी, कोई रास्ता नहीं छोड़ना, कोई कोशिश नहीं छोड़नी। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि जो पेशेंट आया है वो ठीक होकर लौट जाए। संक्रमण से लड़ाई को लेकर गाइडलाइंस बदल रही हैं, लेकिन मरीजों को बचाना है और डॉक्टर्स वही कर रहे हैं। प्लाज्मा जो है बेहतर है कि मॉडरेटली सिक पेशेंट्स में दिया जाए। जिस टाइम पे दिया जाता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं विद इन 4 to 7 days ऑफ सिकनेस स्टार्ट होने के। तो दैट इज द आइडियल टाइम। पेशेंट की अपनी एंटीबॉडीज नहीं बनी होती हैं, तो जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज हैं दैट आर द थिंग दैट एक्चुअली हेल्प द पेशेंट। आईसीएमआर और एम्स की स्टडी के बाद प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि अगर मरीज को मॉडरेट डिजीज है तो मरीज को प्लाज्मा पहले हफ्ते में दे सकते हैं। आईएमए के अनुसार अब प्लाज्मा थेरेपी सरकार की गाइडलाइन में नहीं है, इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने से पहले अब डॉक्टर्स को मरीज और मरीज के परिजनों की स्वीकृति लेना जरूरी होगा और ये एक्सपेरिमेंटल माना जाएगा। तो डिसकंटिन्यू करा जा रहा है, आईसीएमआर अप्रूव नहीं कर रही है, लेकिन डेफिनेटली बेनिफिशियल रोल तो देखा गया है, क्योंकि जो लास्ट लहर आई थी कोविड की, उसी में जो हम लोगों ने अपने यहाँ डॉक्यूमेंट करा था, कम से कम 88% of the patients recovered and they went back home. So, matlab, at least in our hospital, in our setup, we definitely found that giving it to the right patient at the right time, तो हमें positive उसका एक impact मिला मैडम। कोरोना को लेकर अभी शोध जारी है। रोज इस वायरस के बारे में कुछ नया पता चलता है। कभी उपचार बदलता है, कभी नई दवा आती है। ये संक्रमण कब खत्म होगा इसे लेकर बस अनुमान है, लेकिन अनुमानों और आसार की उस दुनिया से परे सफेद लिबास में ये सिपाही लगातार संघर्षरत है। किसी भी अस्पताल में जब किसी मरीज के ठीक होने के बाद कोई बेड खाली होता है तो वाकई एक एक ऐसा लम्हा जश्न का माहौल होता है। समूचे देश के लिए आंकड़ों के हिसाब से इसकी अहमियत होगी, लेकिन यहां पर अस्पताल में हर एक स्वास्थ्य कर्मी के लिए वो एक रिश्ता है जो ठीक होकर यहां से जा रहा है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।